नमस्कार देश के नौजवानों, माँ सरस्वती को नमन करते हुए हम आपकी क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, आप रोजाना क्लास कीजिए। समय कुछ ऐसा है कि जिस समय आप अभी ऑफलाइन पढ़ना या पढ़ रहे थे या पढ़ते थे और आज घर बैठे हो आप पढ़ रहे हैं, तो अब सोचिए कि समय है, अगर आप समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये समय अगर हम सोच के देखें, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए तो उपयुक्त हैं, परंतु जो नहीं पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो उनके लिए कैसा है, अनुपयुक्त है। मैंने 10 विद्यार्थियों से पूछा कि बताओ स्कूल को खोला जाए या नहीं खोला जाए, तो उन 10 विद्यार्थियों में से लगभग 8 विद्यार्थियों ने जवाब दिया कि सर स्कूल को खोला जाए, और जबकि 2 विद्यार्थी ऐसे थे कि सर स्कूल को नहीं खोला जाए। तो मैंने सोचा कि 2 विद्यार्थी ऐसे क्या कारण है कि क्यों मना कर रहे हैं, तो फिर मैंने उसकी छानबीन की तो वो विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, जबकि 8 जो विद्यार्थी थे वो पढ़ने में क्या थे, थोड़े वीक एंड कमजोर थे। तो 2 विद्यार्थी थे तो वो क्या कर रहे थे, रोज ऑनलाइन क्लास ले रहे थे। तो ये मत सोचिए कि आपकी हमारी क्लास मिस हो रही है, आपके लिए तो एक बहुत बड़ा क्या है, आपका बहुत बड़ा क्या है, आपके लिए प्रॉफिट है कि आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लास मिल रही है, किसी प्रकार का कोई आपको चार्ज नहीं लग रहा है। वैसे अगर आप मान लीजिए स्कूल के अंदर आप जाते तो आपको ये समस्या होती, ये समस्या होती, ये समस्या होती। और मैं कह रहा हूँ कि आप अगर इन क्लासों को रेगुलर देख रहे हैं, निपुणता के साथ देख रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि आपको अगर स्कूल खुलती है या वो तो मेरी जानकारी नहीं है, खुलती है नहीं खुलती है, परंतु जो आप तैयार कर रहे हैं एक स्कूल की अपेक्षा बहुत बढ़िया मैटर तैयार कर रहे हैं आप भी सोचेंगे कि सर स्कूल में भी आप पढ़ाएंगे, हाँ बिल्कुल मैं ही पढ़ाऊंगा, स्कूल में कोई बात नहीं है, परंतु इसका कारण क्या है कि वहां में पढ़ाने में और यहाँ की पढ़ाने में अंतर है। क्योंकि वहां पर जो 30 बच्चे हैं तो कोई कहता है कि सर ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या, तो हम 1 घंटे की मैटर को 2 दिन में बताते हैं वहां पर, और यहाँ पर 1 घंटे में क्या करते हैं, क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप इन बातों को इग्नोर कर दीजिए और रोजाना आप क्लास में लीजिए। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे आपका एग्री केमिस्ट्री क्लास 12 के अंदर हमने लगभग पहला लेसन है उसके लगभग अंतिम पड़ाव में हम चल रहे हैं, अंतिम शायद आपकी क्लास होगी आज इस लेसन की। ठीक है, और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में विद्यार्थियों को भेज भी दिया है, अगर किसी विद्यार्थी की कोई पार्ट छूट गया है तो आप उसमें वो प्ले लिस्ट है उस पर देख सकते हैं। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने लगभग 9 बिंदु पढ़े थे। कितने पढ़े थे, 9 बिंदु पढ़े थे। 9 बिंदु में हमने पहला पढ़ा था, आपने ह्यूमिनिफिकेशन पढ़ा था, उसके बाद में आपका निक्षालन, निक्षेपण, और उसके बाद में आपका पोर्टजोलीकरण था और लेटराइजेशन था, और उसके बाद में आपका कैल्सीकरण, डीकैल्सीकरण, लवणीकरण और आपका पेडोटर्बेशन था। ठीक है, तो एक बालिका है, ठीक है, उस अनीता का क्वेश्चन बिल्कुल आंसर सही है। उसने बताया कि जो पेडोटर्बेशन है, क्या आपका पेडो और आपका टर्बेशन, ठीक है, ये पेडोटर्बेशन है, उससे पूछा गया था कि अगर पेडोटर्बेशन की क्रिया आवश्यक है या अनावश्यक है, तो उस बालिका ने बताया, बिल्कुल सही बताया उसने, क्योंकि पेडोटर्बेशन की जब क्रिया होगी, जब पेडोटर्बेशन क्या होगी, क्रिया होगी, तो यहाँ पर जो पोषक तत्व होंगे यहाँ पर होंगे, वो क्या होगा, जब जीव जंतु से अपघटन करेंगे तो पूरी परत में क्या हो जाएगी, बिल्कुल मिश्रण हो जाएगा और आपकी अच्छी प्रकार की होगी मृदा तैयार होगी। उस बिल्कुल अनीता का क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है, आंसर क्या बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखो आगे उसके बाद में हम अगला बिंदु आता है कि मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, कि मृदा निर्माण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, कि कौन सी स्थितियों में मृदा निर्माण अधिक होगा, कौन सी में कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पहला कारक हम पढ़ेंगे, तो कारक हम पढ़ेंगे जो आपकी वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों के अनुसार हम कारकों की चर्चा करेंगे। तो देखो ध्यान से जरा, लगभग बात है 1800 का मतलब है 1900, 1800 में क्या है, 1900 की बात है। उसमें आपका वैज्ञानिक आता है डाकू और आपका चेव, कौन आता है, डाकू चेव, क्या नाम है इसका, डाकू चेव वैज्ञानिक नाम है। आप ये मत सोचना कि डाकू, ये डाकू तो हमारे यहाँ पर भारतीय भाषा में प्रचलित है, ये कोई दूसरे देश का होगा तो वहां पर डाकू का मतलब ये नहीं कि अगला चोरी करता है या जो भी है। ठीक है, डाकू चेव ने कि मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, उसने कहा कि उसने 3 कारक बताए।
जो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसने 3 कारक बताए और कहा है कि अगर ये कारक अधिक होंगे या कम होंगे तो मृदा निर्माण में क्या प्रभाव पड़ेगा। ये इन कारकों की उपस्थिति में मृदा निर्माण कैसा होगा या इनकी अनुपस्थिति में मृदा निर्माण कैसा होगा। तो इस 1900 में डाकुचेव नामक वैज्ञानिक ने, या नाम था इसका, इस वैज्ञानिक ने 3 कारक बताए। कितने कारक बताए? 3 कारक बताए। एक तो बताया इसने पेरेंटियल मैटर यानी पैतृक पदार्थ, ठीक है। एक तो क्या बताया? पैतृक पदार्थ, और एक बताया आपका इसमें क्लाइमेट, जलवायु, ठीक है। और एक बताया इसने बायोस्फीयर का मतलब जीव मंडल। क्या बताया इसने? जीव मंडल। आई बात नहीं? 3 बात बताई उसने, 3 कारक बताए उनके उसी अकॉर्डिंग तुम किसके पढ़ रहे हैं? डेपुचेल के आधार पर पढ़ रहे हैं, नहीं बताया था बस इसने, और इसने कोई रिसर्च पेपर या बातें नहीं की। ये कहता है कि 3 कारक हैं जो मृदा निर्माण को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। पहला है आपका पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ का मतलब क्या होगा? सीधी सी बात है, वो आपका आप उस बायोलॉजी में पढ़ते हैं, आपका अनुवांशिक गुण या आपका वंशानुगतिक गुण के बारे में पढ़ते हैं। जो माता पिता के अंदर लक्षण होते हैं वो किस में आते हैं? उसकी संतति में आते हैं, ठीक है। तो अगर जिस चट्टान के अंदर जिस प्रकार का पैतृक पदार्थ होगा उसी चट्टान में उसी प्रकार उसी मृदा में उसी प्रकार के पदार्थ पाए जाएंगे। दूसरी प्रकार यहाँ पर कह रहे हैं कि जलवायु। तो जलवायु मुख्य रूप से आपके 2 हैं, तो आपकी वर्षा और आपकी तापमान। तो यहाँ पर अगर हम सोच के देखें, अगर अधिक वर्षा भी क्या होगी? नुकसानदायक होती है, और कम वर्षा भी क्या होती है? आपकी नुकसानदायक होती है। तापमान की बात करते हैं तो आपका टेम्परेचर है वो भी क्या होगा? आपका अधिक भी नुकसानदायक होता है और कम भी क्या होता है? आपका नुकसानदायक होता है। बस ये जो जीवमंडल है वो भी ये बात है कि अधिक जीवमंडल होगा तो भी नुकसानदायक होगा, अगर कम जीवमंडल होगा तो भी क्या होगा? आपका नुकसानदायक होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि डाकुचेव नामक वैज्ञानिक था 1900 के अंदर, इसने मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कितने कारक बताए थे? इसने 3 कारक बताए थे। अगर आप कर रहे हैं जेईई की तैयारी, ठीक है, तो आपकी क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन किस प्रकार बन सकता है? डाकू और आपका चेव के अनुसार, डाकुचेव के अनुसार मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनमें आपको देगा, एक तो यहाँ पर है समय दे दिया, ठीक है, और एक दिया आपको इस्तेला कर्तिक, एक दिया आपको इस्ला कर्तिक दे दिया, एक दिया आपको यहाँ पर है दोनों, और एक दिया आपको यहाँ पर है जीव मंडल। कौन सा आएगा बताओ? ये पूछ रहा है कि डाकुचेव के अनुसार कौन सा आएगा? तो ये है, ये भी इसने नहीं दिया था, ये भी इसने नहीं बताया, और दोनों है नहीं, ठीक है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद में अगला जो वैज्ञानिक आता है आपका जेनी। कौन आता है? जेनी। तो जेनी नौजवान ने क्या किया? इन्हीं जो कारक थे, इन्हीं में क्या हेरा फेरी कर दी। क्या कर दी? इन्हीं में हेरा फेरी कर दी, ठीक है। एक छोटी सी बात सुनिए ध्यान से। देखो हमने थोड़ा बहुत मैंने आपकी जैसे एग्रीकल्चर का टेस्ट हुआ था उसके अंदर मैंने आपकी कुछ सी कॉपियां देखी, तो लगभग कुछ विद्यार्थी सिर्फ 4 या 5 विद्यार्थी कॉपी आती, ठीक है। तो मेरा उन्हीं विद्यार्थियों से कहना है कि वो ऐसे सोच रहे हैं कि सर ग्रुप से हटा देते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। तो देखो ग्रुप से हटाने का मतलब क्या है कि हमारा उससे कोई वो नहीं हो रहा है कि हमें कोई अलग से कोई प्रॉफिट हो रहा है या कोई वो हो रहा है, इसमें हम आपके फायदे के लिए कर रहे हैं। हम आपके लिए ऐसा प्लेटफॉर्म या आपके लिए ऐसा माध्यम तैयार कर रहे हैं कि जिससे आप ऑफलाइन की तरफ पढ़ सके, आप रुचि ले सके उसमें कि हाँ यार आज तो टेस्ट हो गई, हमें टेस्ट देना ही है। क्योंकि देश के नौजवानों आगे आने वाला जमाना है या आगे आने वाली जो आपकी परिस्थितियां हैं वो ऑनलाइन आपका माध्यम रहेगा। इसमें ये नहीं कि आप ऑफलाइन का जो माध्यम रहेगा उसमें क्या आपको बहुत, जैसे आप सोचिए यहाँ से आप स्कूल जाते हैं तो कहने का मतलब यहाँ से आप 1 घंटा आने का, 1 घंटा आप भी जाने का, ठीक है। उसके बाद में लगभग वहाँ पे आपकी थोड़ा बहुत जैसे और भी आपकी प्रेयर होती है, ठीक है, प्रेयर में सीखने को मिलता है।
आपकी बेल होती, 5 मिनट फिर आपको फिर रुकना पड़ता, फिर आप आराम से थक जाते, फिर आपको आराम करना पड़ता। तो ये बहुत आपका कितना समय बच रहा, सोचिए आप तो वहां पर 6 घंटे 8 घंटे की तो जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो आप 2 घंटे में प्राप्त कर लेते हैं यहाँ पर। तो सोचिए, मौका यही है, मैं पढ़ने वाले विद्यार्थियों को इसे चेतावनी दे रहा हूँ। ये नहीं कि जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनको, नहीं पढ़ने वाले क्या करते हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो उनकी गलती है। तो मेरा कहना है कि आप इससे जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन है, इसको आप निपुणता के साथ लीजिए। अगर निपुणता के साथ नहीं लेते हैं तो हम भी क्या करेंगे, फिर आपके लिए क्लास है या आपका जो ग्रुप है, इससे हम क्या कर देंगे, आपको अलग कर देंगे। और अलग कर देंगे तो आपके पास कभी क्लास आएगी और कभी क्लास नहीं आएगी। तो पहले भी आपके पास समस्या इस प्रकार की घटना घटती थी, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि आप रेगुलर क्लास लीजिए। तो ग्रुप तो मैंने कि आपके टेस्ट के लिए बनाया था कि आप टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमें बिंदु पे आते हैं, ठीक है। ऐसी तो बातें सब पक जाते हैं कि सर बार बार बताते हैं, ठीक है। 1900 के अंदर आपका डेकुचेव और पेत्र पदार्थ हमने बता दिया। आगे आता है कि इन्हीं तीन के अंदर छेड़छाड़, इन्हीं तीन के अंदर इसने बदला बदली करके एक वैज्ञानिक आता है 41 साल बाद। कितने साल बाद? 41 साल बाद वैज्ञानिक आता है आपका जेनी। कौन आता है? जेनी साहब जी आते हैं। तो जेनी साहब जी ने मृदा निर्माण के 5 कार्य बताए। कितने बताए? 5 कार्य बताए इसने भी। और 5 कार्यों को उसने प्रदर्शित करने का तरीका, 5 कार्यों को प्रदर्शित करने का तरीका उसने सूत्र के आधार पे बताया। किसके आधार पे बताया? उसने सूत्र के आधार पे बताया। तो इनका सूत्र देख लेते हैं यहाँ पर। आपका S यानी आपका सोयल, F यानी फंक्शन, ठीक है। और उसके बाद में उसने बताया क्लाइमेट, ठीक है। और यहाँ पर T का मतलब है आपका, ये T है वैज्ञानिक है, क्या आपका T है। इस T का मतलब आएगा आपका इस प्रकृति बनेगी, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर T का मतलब टाइम क्या है, अब एक को लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार उसने बताया R बताया, और उसने B बताया, और एक क्या बच रहा आपका यहाँ पर, एक बताया इसने, P बताया। सूत्र को ध्यान से देखना है, सूत्र मोस्ट है। सूत्र बनता है कि ये ऐसे आ सकता है, एक सूत्र लिख देगा कौन से वैज्ञानिक ने दिया, ठीक है। जेनी ने जो सूत्र दिया था वो किस प्रकार, ठीक है। या आपसे पूछ सकता है कि जेनी ने सूत्र दिया, इसमें T का मतलब क्या है, R का मतलब क्या है, B का मतलब क्या है, और यहाँ पर F का मतलब क्या है, ठीक है। देखो ध्यान से, S का मतलब क्या आपकी सोयल का मतलब आपकी मृदा, ठीक है। और उसके बाद में आपका F है, F का मतलब फंक्शन, तो फंक्शन का मतलब आपका कार्य, ठीक है। उसके बाद में अगला आपका क्लाइमेट, जलवायु, कौन सी वायु, जलवायु। और आपका यहाँ पर देखिए T का मतलब क्या आपका, T का मतलब आएगा आपका टाइम, क्या आएगा, समय, ठीक है। और यहाँ पे R का मतलब क्या आएगा आपका इस्तिलाह, और आपका प्रतीक क्या आएगा, इस्तिलाह प्रतीक आएगा। और B का मतलब आएगा आपका जीव मंडल, क्या आएगा आपका जीव मंडल। और यहाँ पर आपका P का मतलब क्या आएगा आपका पेत्र पदार्थ, ठीक है। ध्यान रखना सभी की आपकी जो यहाँ पे सिस्टम है, S का मतलब क्या है, F का मतलब आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। अब सूत्र को देख लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर इन टोटल जो भी फंक्शन करेंगे, जैसे आपकी क्लाइमेट जो फंक्शन करेगी इसके अंदर, या यहाँ पे टेम्परेचर है, जो आपकी इस्लागतिक है, जीव मंडल है, और आपके पेत्र पदार्थ हैं, वो क्या होगा, सभी का एक हमें पूर्ण रूप से क्या करेंगे, एक फंक्शन मानेंगे, ठीक है। और फंक्शन किसके बराबर होगा, यहाँ पर इस S के बराबर होगा। ये कह रहा है कि अगर एडेप्टेशन, अगर अनुकूलित जलवायु है तो आपका कार्य बढ़ेगा, और कार्य बढ़ेगा तो क्या होगी, आपकी जो मृदा निर्माण में क्या होगा, अच्छा होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर टाइम भी अगर आपको अच्छा मिल रहा है, अगर टाइम भी मृदा निर्माण में आपको अच्छा मिल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, कार्य अच्छा होगा, कार्य अच्छा होगा तो आपकी मृदा निर्माण भी अच्छा होगा, ठीक है। इस प्रकृति की बात करते हैं, एक तो आपका इस प्रकार का, ठीक है, और एक आपका प्लेन है। तो प्लेन वाले में क्या होगा, मृदा निर्माण कम होगा, इसमें क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। इसी प्रकार जीव मंडल, अगर जीव मंडल आवश्यकता से अधिक होंगे तो भी क्या होगा, नुकसानदायक होगा, और कम भी क्या होगा, आपका नुकसानदायक होगा। और यहाँ पे पेत्र पदार्थ हैं, जितने पेत्र पदार्थ होंगे उतनी आपकी मृदा क्या होगी, आपकी अच्छी बनेगी, ठीक है। सूत्र याद रखना, कब की बात है, 1941 की बात है। वैज्ञानिक कौन था आपका, जेनी वैज्ञानिक था, ठीक है। इधर कौन है आपका, डोकुचेव आएगा। और कोई समस्या किसी को इसमें?
बारीकी से देखना है सूत्र को, सूत्र पूछ सकता है एफबीसीडी में, आपके जेट में आ सकता है, ठीक है। अगर कोई जेट का विद्यार्थी क्लास देख रहे हैं तो उनके लिए भी मोस्ट है, ठीक है। हाँ जी, मिटाना इसको। आगे उसके बाद में एक नौजवान फिर आता है, यहाँ पे पहले भी आ चुका है, वो वैज्ञानिक नहीं है। यहाँ पर दूसरा वैज्ञानिक आपका जोफे, लगभग यहाँ पे 8 साल बाद में, लगभग 8 साल बाद में वैज्ञानिक आता है आपका जोफे। कौन आता है? जोफे। देखो ध्यान से इधर, लगभग 8 साल बाद की बात है, ठीक है। तो 8 साल बाद में आपको लिखना है, ठीक है। वैज्ञानिक कौन था आपका? जोफे। इस जोफे के अनुसार देखते हैं, इस जोफे ने भी तो 5 ही कारक बताए। कितने बताए? वही 5 कारक बताए, ठीक है। परंतु इस जोफे ने भी 5 ही कारक बताए। कितने कारक बताए इसने? 5 कारक बताए, ठीक है। 5 में देखिए कौन कौन सी कारक बताए इसने? पैतृक पदार्थ और आपकी जलवायु, और उसके बाद में आपका जीव मंडल, जीव और आपका मंडल, और पैतृक पदार्थ है, जलवायु है, जीव मंडल है, और उसके बाद में कहलाएगा आपका यहाँ पर आपका समय, और यहाँ पर कहलाएगा आपका पैतृक पदार्थ। ये कहलाएगा आपका पैतृक पदार्थ, ठीक है। तो ये बात तो किसने बता दी थी? ये तो आपकी जेनी साहब ने बताई थी। परंतु इस नौजवान ने जो बातें बताई इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो 2 पार्ट में यहाँ पर उसने सक्रिय और निष्क्रिय बताया। क्या बताया उसने? सक्रिय और निष्क्रिय। तो यहाँ पर इसने पैतृक पदार्थ और जीव मंडल क्या माना? उसने सक्रिय कारक माना। क्या माना उसने? सक्रिय कारक माना। और यहाँ पर इसके बाद में जो जलवायु और आपका समय है और आपका जो पैतृक पदार्थ है इसको डबल हो गया क्या? स्थलाकृतिक नहीं लिखा मैंने, स्थलाकृतिक लिखूंगा यहाँ पे, स्थलाकृतिक, स्थलाकृतिक। इन तीनों को क्या माना उस नौजवान ने? तीनों को मानता है वो आपका निष्क्रिय कारक। कौन से कारक मानता है? निष्क्रिय कारक मानता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पर जोफे के अनुसार निष्क्रिय कारक कौन कौन से हैं? जोफे के अनुसार निष्क्रिय कारक कौन कौन से हैं? और यह पूछ सकता है जोफे के अनुसार सक्रिय कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि क्या है सक्रिय कारक का मतलब क्या है, यहाँ पे निष्क्रिय कारक का मतलब क्या है। तो आपके सक्रिय कारक हैं, सक्रिय कारक की बात करते हैं, कहने का मतलब सक्रिय रहेंगे। ये क्या करेंगे? यहाँ पर ऊर्जा प्रदान करेंगे। क्या करेंगे? सक्रिय कारक ऊर्जा प्रदान करेंगे। ऊर्जा के द्वारा क्या होगा? इसका अपघटन होगा। और यहाँ पर सक्रिय कारक के लिए आधार कौन प्रदान करेंगे? सक्रिय कारक के लिए जो आपके निष्क्रिय कारक है वो क्या करते हैं? आधार प्रदान करते हैं। इसके अंदर जो ऊर्जा बनती है इस ऊर्जा का उपयोग निष्क्रिय कारकों पे होता है, और निष्क्रिय कारकों से क्या होती है? आपकी मृदा का निर्माण होता है। पर इससे भी क्या बनेगी? आपकी ऊर्जा बनेगी। इससे भी क्या बनेगी? आपकी ऊर्जा बनेगी। और इस ऊर्जा का उपयोग कहाँ पे होगा? आपका निष्क्रिय कारकों पे होगा। और निष्क्रिय कारकों पे उपयोग होगा। निष्क्रिय कार्य क्या करते हैं? आपके सक्रिय कारकों के लिए क्या करते हैं? आधार प्रदान करने का कार्य करते हैं, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को इसमें? कोई समस्या? अरे भाई सीधी सी बात है यहाँ पर कि जीव मंडल किस पे क्रिया करेगा? जीव मंडल यहाँ पे स्थलाकृति किस पे रहेगा? आपका स्थलाकृति पे निर्भर है। किस पे निर्भर है? या आपका जो जीव मंडल है वो किस पे निर्भर है? आपका स्थलाकृति है, समय है, आपका जलवायु आदि भी क्या है? निर्भर है। तो आधार कौन से कहलाएंगे? आपके निष्क्रिय कहलाएंगे, ठीक है। और कोई समस्या आती किसी को? इसको बोलिए आप समस्या तो, ठीक है। हाँ जी, आगे देखो उसके बाद में अब थोड़ा थोड़ा यहाँ पर अकॉर्डिंग सिलेबस के अनुसार इसको वर्णन कर लेते हैं। एक एक 5 कारक हैं, 5 कारकों का वर्णन कर लेते हैं, ठीक है। 5 कारकों का हम वर्णन कर लेते हैं। देखिए हम वैज्ञानिक कोई नहीं अब की बार, बस अब की बार हम समझ रहे हैं। अब हम 5 को एक एक को समझते हैं। तो पहला आएगा आपका
जलवायु कौन सा आएगा आपका इसमें, जलवायु को समझ लेते हैं, ठीक है। तो जलवायु को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला आएगा आपका वर्षा, क्या करेगी आपकी वर्षा, ठीक है, और दूसरा आएगा आपका तापमान, ठीक है। तो आप ये बताओ कि जब वर्षा अधिक होगी तो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होगी, और वर्षा कम होगी तो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न होगी। सोचो आप प्रतिशा, सोच लिया होगा, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए आवश्यकता से अधिक, आपने जिसे एग्रीकल्चर में पढ़ा होगा कि जो आपकी चावल की जो फसल उगाई जाती है, चावल की फसल के लिए क्या होता है, पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो पानी की जहाँ पे अधिक आवश्यकता होती है तो वहां पे क्या होती है, वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, अधिक अम्लीय हो जाती है, ठीक है। और अम्लीय के समाधान के लिए हम क्या करते हैं, चूना पत्थर का उपयोग या जो आपके कैल्शियम या आपके क्षार को क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो यही समस्या यहाँ पर होगी। अगर जलवायु वाला जो कारक है उसकी अगर वर्षा की मात्रा अधिक होती है, वर्षा की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, तो आपकी जो वहां के आसपास की जो मृदा होगी हो जाएगी आपकी अम्लीय हो जाएगी, किस हो जाएगी आपकी अम्लीय होगी। या यहाँ पर देखिए आप कि अगर मान लीजिए किसी स्थान पे अम्लता की मात्रा अधिक होगी तो वहां पे क्या होगा, चट्टानों का अपक्षय अधिक होगा। इन चट्टानों का अपक्षय इतना हो जाएगा कि इसमें जो आपके जो पदार्थ पाए जाते हैं, जो पदार्थ में जो गुण होना चाहिए वो गुण भी क्या हो जाता है, आपका नष्ट हो जाता है। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपके शरीर में अगर आवश्यकता से अधिक आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है तो क्या हो जाती है, आपकी एसिडिटी की समस्या हो जाती है। होती है ना कभी कभार, खट्टी खट्टी अडगारी आती है, ठीक है, या कभी कभार सिर दर्द भी इसके कारण होता है, ठीक है। तो यही कारण है कि अगर आवश्यकता से अधिक हमारे अगर जो स्टोमच से आमाशय है इसके अंदर अगर मान लीजिए आपकी HCl की अधिकता हो जाती है तो क्या होता है, वो नुकसानदायक होते हैं। तो इसी प्रकार अगर अधिक वर्षा होगी तो क्या होगी, आपकी अम्लीय मृदा का अम्लीय स्थिति बढ़ेगी, ठीक है, या अम्लता की मात्रा बढ़ेगी और आपकी चट्टानों का अपक्षय अधिक होगा। चट्टानों का अपक्षय आवश्यकता से अधिक होगा और जो पदार्थ के जो गुण होंगे वो गुण भी क्या हो जाएंगे, इसमें नष्ट हो जाएंगे। इसकी विपरीत देखिए, जब अगर वर्षा कम होती है, जब वर्षा क्या होगी आपकी कम होगी, तो जब वर्षा कम होगी तो सीधी सी बात है यहाँ पर वही समस्या क्या होगी कि यहाँ पे बार क्षारीयता की समस्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आपकी क्षारीयता की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। अब क्षारीयता की समस्या होगी तो यहाँ पे जो अम्लीय जो आपकी लगभग मध्यम pH पर जो प्रश्न उठती है वो क्षारीय pH में कैसे होगी आपकी। तो यही समस्या है कि यहाँ पर जो वर्षा है वो आपकी मध्यम प्रकार की वर्षा होनी चाहिए। अधिक होगी तो भी नुकसानदायक होती है, कम होती हुई आपकी नुकसानदायक होती है। उसके बाद देखिए आपका तापमान, तो टेम्परेचर भी क्या करता है, आपकी मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। क्या करता है, टेम्परेचर भी मृदा निर्माण को प्रभावित करता है। देखिए आप कैसे, यहां पर तापमान अगर अधिक होगा तो सीधी सी बात है यहाँ पर कि यहाँ पर इसमें क्या है, नमी की मात्रा क्या है, नमी की मात्रा क्या होगी, कम होगी। अब जब नमी की मात्रा कम होगी तो रासायनिक क्रिया कम होगी। अब जब रासायनिक क्रिया कम होगी चट्टान का अपक्षय कम होगा और चट्टान का अपक्षय कम होगा तो आपका मृदा निर्माण भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए, अगर तापमान कम है तो तापमान कम है तो वहां पे क्या होगी, नमी की मात्रा ज्यादा होगी, नमी की मात्रा ज्यादा होगी तो भी आपकी अम्लता की समस्या हो जाएगी। तो तापमान भी क्या होना चाहिए, आपका इक्वल तापमान है, लगभग मीडियम साइज का तापमान होना चाहिए। जैसे आप देखिए, ये कहते हैं कि यहाँ पर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड अगली अगर 10 डिग्री इसमें अगर ग्रोथ करता हूँ यहाँ पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया की प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो अभिक्रिया दर है वो कितनी हो जाती है आपकी, यहाँ पर आपकी दुगनी हो जाती है। कितनी हो जाती है आपकी, दुगनी हो जाती है। इस बात का ध्यान रखना है, दुगनी, ठीक है। जिसकी मान लीजिए आपकी मैं आपसे पूछूं जिसे कार्बन डाइऑक्साइड वाली रिएक्शन है, ठीक है। ये अभिक्रिया मानने की सोचना में आपकी, ये अभिक्रिया मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितने में हो रही है, 1 घंटे में हो रही है। कितने में हो रही है, 1 घंटे में हो रही है। अगर जैसे ही मैंने इसका तापमान कितना कर दिया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड कितना कर दिया मैंने, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताओ वो अभिक्रिया कितने समय में होगी, ये अभिक्रिया कितने समय में होगी बताना आपको पूर्ति में। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लिया। क्वेश्चन हमारा ये है कि रासायनिक अभिक्रिया प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसकी जो अभिक्रिया की दर है वो कितनी दुगनी हो जाती है, कितनी हो जाती है, दुगनी हो जाती है।
अगर कोई अभिक्रिया 1 घंटे में हो रही है तो आधे घंटे में होगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे कोई अभिक्रिया 1 घंटे में हो रही है तो बताओ 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो अभिक्रिया कितने समय में होगी। अगर जो विद्यार्थी आंसर देता है तो वहां पर उस विद्यार्थी को, अब ये तो है नहीं कि यहाँ पर उसको इनाम दे यहाँ पर, ठीक है, पर वो क्या होगा आपका पढ़ने वाले विद्यार्थी उसको मानेंगे, ठीक है, उसको हमारी तरफ से शाबाशी मिलेगी, ठीक है। आंसर देना आपको कमेंट में, आपको आंसर देना है। आगे वाली जो आपकी कक्षा होगी फिर आगे तुम नए से स्टार्ट करके, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। हाँ जी, तो ये सिस्टम में आगे मैं समझा दी कि प्रति 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होती है, अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है, ठीक है। ये आपकी इसमें ये था आपका जलवायु का सिस्टम था। अगर यहाँ पे अधिक शुष्कता होगी तो भी नुकसानदायक होता है, कम होती हुई आपका नुकसानदायक होता है, मध्यम साइज का तापमान होना चाहिए। आगे देखो उसके बाद में जलवायु के बारे में आता है आपका जीव मंडल। कौन सा आएगा आपका जीव मंडल। तो जीव मंडल यहाँ पे जो कारक है वो भी क्या है, जीव मंडल का है कि आपकी जो मिट्टी पाई जाती है, जो आपकी चट्टानी पाई जाती है, उन चट्टानों में जीव मंडल, ठीक है। तो जीव मंडल को समझिए आप, जैसे मान लीजिए आपकी कोई चट्टान है या चट्टानों का यहाँ पर बहुत बड़ा झुंड है, इसमें क्या आपके जैसे आपके केचुए पाए जाते हैं, आपकी चींटी पाई जाती है, चूहे पाए जाते हैं, या मनुष्य यहाँ पे क्या करता है क्रियाकलापें करता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे जो आपकी चींटी है, केचुए हैं, या इसी प्रकार आपकी दीमक है या मनुष्य है, इनकी अगर क्रियाकलाप कम होंगे, चट्टानी क्या होगी आपकी कम टूटेगी, क्या होगी आपकी कम टूटेगी, और मृदा निर्माण भी क्या होगा आपका कम होगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए आवश्यकता से अधिक है, आवश्यकता से अधिक इसमें चींटी हैं, आपके चूहे हैं, तो क्या करेंगे, इनके मध्य जो आपके कार्बनिक पदार्थ हैं या इनके मध्य जो आपके पोषक तत्व हैं उनका क्या कर देंगे, अवरोधन कर देगी, और आपका मृदा निर्माण भी क्या होगा आपका कम प्रकार का होगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि मध्यम प्रकार के इसमें जीव मंडल होना सही है, अधिक भी नुकसानदायक होता है, कम भी क्या होता है आपका नुकसानदायक ही होता है, ठीक है। आगे देखो उसके बाद में जीव मंडल के बाद में आता है आपका स्थलाकृति, से पहले आएगा आपका कौन सा बदला है, हाँ पेतृक पदार्थ। देखिए हम तो पेतृक पदार्थ में आपको सीधी सी बात लिखना है कि अगर पेतृक पदार्थ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी चट्टान में अगर पेतृक पदार्थों की मात्रा अधिक है तो आपकी मृदा में भी क्या होगा, अधिक पेतृक पदार्थ पाए जाएंगे। ये यहाँ पर पेतृक पदार्थ, अगर आपकी कोई चट्टान है, इस चट्टान में आपके अगर कम उपजाऊ, जैसे करेंगे आपके जिसे कम और आपके उपजाऊ, कम उपजाऊ वाले अगर मान लीजिए खनिज पाए जाते हैं या पेतृक पदार्थ पाए जाते हैं तो आपकी मृदा भी क्या होगी, कम उपजाऊ वाली मृदा होगी। जैसे आपकी अगर मान लीजिए कोई चट्टान है, इस चट्टान में आप क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट पाया जाता है, उसको हम तोड़ेंगे, इससे मृदा बनेगी, तो इस मृदा में क्या होगा आपका ग्रेनाइट होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो मृदा बनेगी वो क्या होगी, आपकी कम उपजाऊ होगी। क्यों होगी, क्योंकि जो आपका ग्रेनाइट है वो ग्रेनाइट में क्या होता है आपका कम उपजाऊ होता है। तो सीधी सी बात है यहाँ पे वही है कि अगर जैसा पेतृक पदार्थ होगा उसी के आधार पर क्या होगी, हमारी मृदा का निर्माण होगा। अगर इसमें कम पेतृक पदार्थ है तो यहाँ पर आपका कम होगा, इसमें अगर अधिक है तो इसमें क्या होगा आपका अधिक होगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत किसी पे इसमें। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे आपके पर्वत होते हैं, पर्वत के आसपास क्या होता है, पर्वत के आसपास क्या होता है, आपके पर्वत के आसपास से जैसे आपकी लाल जो आपकी लोहे की मात्रा क्या होती है, अधिक पाई जाती है। तो कहने का मतलब वहां पे जो खनिजों में क्या होती है, लोहे की मात्रा, इसी मृदा में क्या होगी, लोहे की मात्रा पाई जाएगी, ठीक है। और कोई दिक्कत किसी को इसमें। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप सांबर की बात करते हैं, सांबर में जो मिट्टी पाई जाती है उसमें लवण की मात्रा अधिक होती है। तो वहां पे क्या है कि वहां की जो क्लाइमेट है, वहां के जो पेतृक पदार्थ उसमें क्या होती है, उसमें लवण की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। उसी मृदा में क्या होगी, आपकी लवण की मात्रा अधिक पाई जाएगी, ठीक है। अगला बिंदु आपका स्थलाकृति। कौन सा आपका स्थलाकृति की बात करते हैं। यहाँ पर स्थलाकृति जो यहाँ पे कारक है, तो सीधी सी बात देखिए, हम ध्यान से देखिए, हम स्थलाकृति में आप देखिए, स्थलाकृति का मतलब देखो आप, स्थलाकृति का आएगा यहाँ पर है, स्थलाकृति में यहाँ पर है जैसे यहाँ पर एक आपका ढलान वाला क्षेत्र, एक आपका समतल मैदान है, जैसे आपका समतल मैदान, ठीक है, और एक आपका कैसा आपका ढलान वाला मैदान है, ठीक है। तो अगर ढलान वाले मैदान पे जैसे मान लीजिए कभी वर्षा ऋतु होती है, क्या होती है, वर्षा ऋतु होती है, तो ऐसे बताइए कि इसमें आपका पानी क्या होगा, कम आएगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पर नीचे की तरफ क्या होगा, पानी कम आएगा, पूरा पानी अचानक किया जाएगा इसमें।
जब पूरा पानी नीचे रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, मृदा निर्माण भी कम होगा। ठीक है, इसी प्रकार मान लो समतल मैदान है, क्या आपका समतल मैदान है, इस समतल मैदान में कोई वर्षा होती है तो यहाँ पर क्या होगा, लंबे समय तक पानी रुकेगा, और लंबे समय तक पानी रुकेगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका मृदा निर्माण भी अच्छा होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर है कि अगर ढलान वाला यहाँ पे कोई पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में क्या होगा, आपका मृदा निर्माण कम होगा, और जबकि समतल मैदान है वहां पे क्या होगा, आपका मृदा निर्माण अधिक होगा। जैसे हम यहाँ पर देखें, जो आपकी पीट मृदा पाई जाती है, कौन सी होती है, आपकी पीट प्रकार की मृदा होती है। इस पीट प्रकार की मृदा में, इस पीट प्रकार की मृदा में क्या होते हैं, आपकी जीव जंतु है, खनिज है, उनके अवशेष की मात्रा रह जाती है, इसी से क्या होते हैं, आसानी से दिखाई देते हैं। जबकि जो आपकी मक मृदा होती है, मक मृदा में क्या होते हैं, आपके जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जो जीव जंतु के अवशेष पाए जाते हैं, पूर्णतः अवगठित हो जाते हैं, इसलिए दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, फिर किसी में ध्यान रखना, पीट मृदा में क्या होती है, इसमें कुछ पदार्थ दिखाई देते हैं, जबकि मक में दिखाई नहीं देते हैं। क्यों दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें पूर्ण रूप से अवगठित हो जाते हैं, जबकि इसमें अवगठित नहीं होते। ठीक है, लास्ट बिंदु बच रहा आपका समय बच रहा है। कौन सा बच रहा आपका, समय। तो समय में सीधा सा याद रखना कि अगर जितना समय लगेगा, जितना समय हम मृदा निर्माण में देंगे तो उतना ही आपका मृदा निर्माण अच्छा होगा, और जितना हम कम समय देंगे उतना ही क्या होगा, आपका मृदा निर्माण कम होगा। आई बात समझ में। देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी स्थान पे अगर 200 वर्ष से मृदा निर्माण हो रहे हैं और कहीं पर मान लीजिए 100 वर्ष में, तो वहां पर ये मृदा निर्माण क्या होगा, कमजोर होगा, और ये क्या होगा, आपका अधिक होगा। इसमें आपका अधिक उपजाऊ होगा, और ये क्या होगा, आपका कम उपजाऊ होगा। जैसे आपने सुना होगा जूमिंग खेती, तो जूमिंग खेती में क्या होता है आपका, इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ समय के लिए क्या होता है, खाली छोड़ना पड़ता है, इसको टाइम देना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर टाइम कम होगा तो क्या होगा, आपका मृदा निर्माण भी कम होगा। ठीक है, ये थे हमारे यहाँ पर इस लेसन की कुछ बातें थी जो हमने पढ़ ली। ठीक है, हमने अगर किसी विद्यार्थी को समस्या है, किसी कोई टॉपिक में कोई समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना सकते हैं। हम आपके लिए पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। ये नहीं कि हम आपके लिए फॉर्मेलिटी पूरी करें, या तो हम कोई काम करेंगे नहीं, और काम करेंगे तो हम आपको पूर्णता के साथ, हम आपकी जिम्मेदारी के साथ आपको काम निभाएंगे। आप ये भी नहीं कि हमारे साथ कोई वैसे कोई आप जुड़े हुए, आप तो केवल यूट्यूब के माध्यम से हमारे जुड़े हुए आप, तो इसका मतलब है कि आप रोजाना क्लास लीजिए। कोई समस्या है तो आप बोलिए कि पढ़ाई से संबंधित सर ये टॉपिक हमारे समझ में नहीं आया, तो हम आपके लिए वापस उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमने इस लेसन में क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले जैसे मृदा थी, मृदा के बारे में क्या क्या होती है, इसमें क्या क्या पाया जाता है, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, उसके बारे में क्या पढ़ा था हमने, चट्टानों के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था हमने, चट्टानों के बारे में पढ़ा। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, चट्टानों के बाद में हमने पढ़ा कि यहाँ पर जो आपका मृदा निर्माण के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब जो विद्यार्थी नए हैं, जो विद्यार्थी नए विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थी से मेरा एक ही निवेदन है कि अगर आप रेगुलर क्लास लेना चाहते हैं, इन टाइम टू टाइम क्लास लेना चाहते हैं, तो पहले बात तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेरा चैनल है यानी गणेश दास स्वामी यूट्यूब पे, GANESS गणेश दास स्वामी, ठीक है, और साइंस SCIENC, ठीक है, ये तो मेरा चैनल है। ठीक है, अब इस चैनल पे आप जाइए, वहां पे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्लास आपको मिलेगी। परंतु आप देखिए कभी कभार क्या होती है कि YouTube पे क्लास किसी नेट की वजह से या किसी बाहरी किसी कार्य की वजह से क्या होती है, क्लास रेगुलर या अटक जाती है कहीं पर। इस समस्या के समाधान के लिए आपको हम हमारी नंबर दे रहे हैं, आपकी 9928155975। ठीक है, इस नंबर पे आप में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, इस व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़िए। ठीक है, और आपको वहां पर क्या होगा, क्लास का जो लिंक होगा वो आपको तुरंत मिल जाएगा। एक निश्चित टाइम पर आपको क्लास मिलेगी, ये नहीं कि कभी 10 बजे मिलेगी, कभी 7 बजे मिलेगी। ठीक है, रोजाना क्लास मिलेगी, और शायद इसमें हमारा टाइम होगा 6:30। कितने से होगा, 6:30 आपको रोज हमारी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्लास मिलती है। और प्लस में अगर आपको केवल एग्रीकल्चर की क्लास लेनी है तो आपको 7 बजे इस ग्रुप में, 7:30 आपको इस ग्रुप में क्लास मिलती है। ठीक है, रोजाना क्लास मिल रही है, प्लस में निश्चित अंतराल में क्या होता है, आपका इसमें टेस्ट होता है। दूसरी बात, अगर आपको साथ में आप जेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर जेड की तैयारी कर रहे हैं तो जेड का सिलेबस पे, जेड का जो आपका सिलेबस है वो भी चैनल पे चल रहा है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। या जो विद्यार्थी
इससे जुड़ना चाहता है तो इसका भी हमारा अलग से ग्रुप बना हुआ है, इसमें आप जुड़िए, ठीक है। इसमें आपकी अलग से क्लास चल रही है, ठीक है, और आपकी इसमें अलग से क्लासें चल रही है, ठीक है। या आपका जेड के अलग से बना हुआ है और आपका 12th क्लास से एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के नाम से अलग ग्रुप बना हुआ है, तो आप दोनों ले सकते हैं। यहाँ पर भी टाइम हाँ कभी कभार जैसे टेक्निकल एरर के कारण क्लास रह जाती है। अब मेरा विद्यार्थी ये है कि लगभग जो आपका लेसन बचा हुआ है, इस लेसन में किसी विद्यार्थी को टॉपिक छूट गया है तो आप क्लास ले सकते हैं। मैं आपके पास ग्रुप में प्लेलिस्ट भेज दूंगा या आपके नंबर है, इस नंबर पर संपर्क कर लेना, मैं आपको व्हाट्सएप द्वारा इसमें आपको प्लेलिस्ट भेज दूंगा, ठीक है। नमस्कार विद्यार्थियों, आप इस क्लास को किसी अपने मित्र के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, जितना हो, ठीक है। आप इसे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इससे एक फायदा होगा कि आपका जो आसपास का एनवायरमेंटल है उसमें आपका एक माहौल बन जाएगा। इन अपने विद्यार्थियों को या जो अपने मित्र हैं या अपने सहपाठी हैं उनको आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।